जो कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोगों ने अभी तक पढ़े हैं वो है मोलालिटी, मोलारिटी, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, वेट बाय वेट परसेंटेज, पीपीएम, एमपीपीवी। इनको मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। क्या सोच सकते हैं क्या डिफरेंस है इन दोनों कैटेगरीज के अंदर? अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो मोलारिटी और वेट बाय वॉल्यूम ऐसे टर्म्स हैं जिसमें न्यूमरेटर में वेट या मोल्स आ रहे हैं और डिनोमिनेटर में आपका वॉल्यूम आ रहा है कि वेट बाय वॉल्यूम से। न्यूमरेटर के अंदर मोल्स या वेट आ रहा है और डिनोमिनेटर में आपका वॉल्यूम आ रहा है, जबकि ये ऐसे टर्म्स हैं जिसमें न्यूमरेटर में आपका मोल्स या वेट आ रहा है और डिनोमिनेटर में भी मोल्स या वेट ही आ रहा है। मतलब ये टर्म्स हैं वेट बाय वेट टर्म्स, जहाँ पे न्यूमरेटर में मोल्स या वेट आ रहा है और डिनोमिनेटर में भी वेट या मोल्स ही आ रहा है, जबकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में आपके पास वॉल्यूम आ रहा है। तो इससे फर्क क्या पड़ता है? इससे ये फर्क पड़ता है कि अगर सपोज मैं टेम्परेचर चेंज करूं तो टेम्परेचर चेंज करने पे वेट आपका चेंज नहीं होता है। अगर मान लो मैं 300 केल्विन से 500 केल्विन पे चला जाऊंगा तो ये दोनों टर्म्स आपके चेंज नहीं होंगे, तो ये रेशियो चेंज नहीं होगा और इनकी वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। मतलब ये ऐसे कंसंट्रेशन टर्म्स होंगे विच विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर आप अगर चेंज कर भी दें तो ये कंसंट्रेशन टर्म्स का वैल्यू चेंज नहीं होगा। पर अगर यहां पर देखें अपन मोलरिटी और वेट बाय वॉल्यूम में, तो वेट तो आपका टेम्परेचर के साथ चेंज होगा नहीं, पर जो वॉल्यूम होता है ये टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। 300 केल्विन पे जो वॉल्यूम होगा नेसेसरी नहीं है कि 500 केल्विन पे भी वही वॉल्यूम होगा। तो जैसे जैसे वॉल्यूम चेंज होगा आपका, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा, सॉरी, वैसे वैसे वॉल्यूम चेंज होगा, और अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो ये रेशियो भी चेंज होगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये ऐसे कंसंट्रेशन टर्म्स होंगे दैट विल डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो रिमेंबर दिस कि डायरेक्टली आपसे पूछा सकता है कि कौन कौन से टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेंगे, कौन कौन से टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होंगे। तो मोलरिटी और वेट बाय वॉल्यूम ये आपके टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेंगे क्योंकि वॉल्यूम आपका टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, और ये टर्म्स आपका वेट बाय वेट परसेंटेज, सॉरी, वेट बाय वेट के रेशियो में आते हैं। तो ये टर्म्स आपके टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होंगे। एक और चीज, अगर सपोज मुझे एक कंसंट्रेशन टर्म देखे दूसरा कंसंट्रेशन टर्म निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अगर आप इनमें से कोई भी एक टर्म ले लें, जैसे मोलालिटी ले लें और आपसे मोल फ्रैक्शन पूछा जाए, तो इससे से सारे के सारे वेट बाय वेट टर्म्स हैं या वेट बाय वेट जैसे ही हैं। तो एक को देखकर आप दूसरा निकाल सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये भी वेट बाय वेट का फॉर्मेट में, ये भी वेट बाय वेट की फॉर्मेट में, ये भी वेट बाय वेट की फॉर्मेट में। तो बिना किसी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के आप एक कंसंट्रेशन टर्म को यूज कर बाकी कंसंट्रेशन टर्म निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर ये देकर ये पूछा जाए या ये देकर ये पूछा है तो मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूं विदाउट एनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि दोनों वेट बाय वॉल्यूम टर्म्स हैं। पर अगर ये देकर आपसे ये पूछा जाए या ये देकर आपसे ये पूछा जाए तो आपको बेसिकली वेट को वॉल्यूम के साथ रिलेट करना होगा, और वेट को वॉल्यूम के साथ जो रिलेट करने वाला टर्मिनोलॉजी होता है या जो टर्म होता है वो होता है डेंसिटी। तो अगर सपोज मुझे मोलारिटी देकर मोलालिटी पूछा जाए तो वो मैं तभी निकाल सकता हूं जब डेंसिटी आपको गिवन हो, क्योंकि मुझे वेट को वॉल्यूम के साथ रिलेट करना होगा। अगर आपको मोलारिटी दे रखा है और मोलालिटी पूछा जाए तो बिना डेंसिटी के आप वो कैलकुलेट नहीं कर सकते, या फिर ये दोनों अगर दे रखे हैं तो मैं डेंसिटी निकाल सकता हूँ। राइट, रिमेंबर दिस। तो आप देख सकते हैं अगर ये दे रखा है तो ये निकाला जा सकता है, ये देखा है तो ये निकाला जा सकता है विदाउट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। इनमें से कुछ भी देकर आपको बाकी चीजें पूछी जा सकती हैं विदाउट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। बट अगर ये दे रखा है ये निकालना है या ये दे रखा है ये निकालना है तो हमें डेंसिटी की हमें जरूरत पड़ेगी। तो जब एक कंसंट्रेशन टर्म दे रखा होता है और बाकी कंसंट्रेशन टर्म हमें निकालना होता है, इसको हम बोलते हैं कन्वर्जन या इंटर कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स। इसके ऊपर भी काफी सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। कुछ सवाल हमने अभी देखे भी थे। मोलारिटी देके मैंने आपको मोलालिटी पूछा था, या मोलालिटी देके आपसे मोलारिटी पूछा था। आइए कुछ और कंसंट्रेशन टर्म्स के इंटर कन्वर्जन वाले सवाल करते हैं, जिसमें एक कंसंट्रेशन टर्म आपको दे रखा होगा और बाकी कंसंट्रेशन टर्म्स हमें निकालना होगा। So in this problem, we have been given mole fraction of NaOH as 1 by 11 and we need to determine molality of NaOH. Both these terms are weight by weight term. So without using any extra information, we can easily convert one term into another term. ये देकर ये पूछा जा सकता था या ये देकर आपको ये पूछा सकता था। स्टार्ट कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो हमें इंफॉर्मेशन जो गिवन है वो गिवन है मोलालिटी का, सॉरी मोल फ्रैक्शन का, और हमें इंफॉर्मेशन निकालना है मोलालिटी का। मोलालिटी के लिए हमें फोकस करना है मोल्स पे, सोल्यूट के, और वेट ऑफ सॉल्वेंट के लिए। कैसे करेंगे? हमें दे रखा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इज 1 by 11। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये है कि मोल्स ऑफ NaOH अपॉन टोटल मोल्स आपका 1 by 11 होगा। NaOH का मोल्स अपॉन टोटल मोल्स आपका 1 by 11 होगा। अगर मैं सिंप्लिसिटी के लिए मान लूं कि टोटल मोल्स 11 ही हैं, तो डायरेक्टली यहां पे बोल सकता हूं कि जो मोल्स ऑफ NaOH होंगे ये हो जाएंगे
1। क्यों? क्योंकि तभी ये रेशियो आपका 1/11 आएगा, या तभी मोल फ्रैक्शन आपका 1/11 आएगा। अब आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि भाई हमने अपने हिसाब से टोटल मोल्स 11 क्यों मान लिया, कैसे मान लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप टोटल मोल 1 मान लें, 1000 मान लें, या कुछ भी नंबर ले लें, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, सब में आंसर सेम ही आएगा। तो 11 मानने का जो पर्पज था वो ये था कि कैलकुलेशन आपका थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो अगर टोटल मोल्स 11 होंगे तो अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं कि NaOH के मोल्स 1 होंगे, क्योंकि तभी मोल फ्रैक्शन 1/11 हो सकता है। और आउट ऑफ टोटल 11 मोल्स अगर NaOH के मोल्स 1 होंगे तो यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि जो मोल्स ऑफ H2O होंगे, वाटर 11 मोल टोटल थे, इसका अगर मोल 1 है तो इसके मोल हो जाएंगे 10। तो हमें मोल्स ऑफ वाटर मिल चुका है जो कि एक सॉल्वेंट है। मोल्स ऑफ वाटर से हम लोग वेट ऑफ वाटर भी निकाल सकते हैं। वेट ऑफ वाटर कितना जाएगा? ये जाएगा मोल्स इंटू ग्राम मोलर मास विच इज 18, दैट विल सिंप्लीफाई टू 180 ग्राम। तो हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट मिल चुका है और हमें मोल्स ऑफ सोल्यूट मिल चुका है। और मोलालिटी निकालने के लिए हमें यही चीजें चाहिए होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट एज वेल एज वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो अब हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, डायरेक्टली बोला जा सकता है कि मोल फ्रैक्शन मोलालिटी ऑफ NaOH solution will be moles of NaOH upon weight of solvent in grams into 1000, so that will simplify to 1 upon 180 into 1000, इतना मोलल। सिंप्लीफाई अगर करें तो दिस इज 100/18, दैट विल सिंप्लीफाई टू 50/9, इतना मोलालिटी। तो इस सवाल के अंदर हमें मोल फ्रैक्शन देकर मोलालिटी पूछा गया है। अगर वाइस वर्सा होता, लेट से मान लो हमको यहाँ पर मोल फ्रैक्शन पूछा जाता और मोलालिटी निकालना होता, तो कैसे करते हैं, आइए इसी सवाल के अंदर देखते हैं। सपोज हमें दे रखा होता कि मोलालिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन इज लेट से 2, और हमसे पूछा रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH कितना होगा, तो कैसे करेंगे। ये वाइस वर्सा सवाल है। हमसे भी मोल फ्रैक्शन देकर मोलालिटी पूछा गया था। इस पर्टिकुलर सवाल के अंदर मैं मोलालिटी देकर आपसे मोल फ्रैक्शन पूछ रहा हूँ। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? अगेन मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें चाहिए मोल्स ऑफ सोल्यूट एज वेल एज मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल्स मिल जाए तो हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। और वो इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगा यहाँ से, मोलालिटी से। मोलालिटी अगर 2 है तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इससे हम क्या बोल सकते हैं, इससे हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास 1000 ग्राम सॉल्वेंट होगा या 1000 ग्राम पानी होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग मोल्स ऑफ NaOH 2 आएंगे। आप देख सकते हैं ये सारी चीजें मैं डेफिनेशन के थ्रू कर रहा हूँ। अगर मुझे डेफिनेशन क्लियर है तो मैं सारी चीजें लिख सकता हूँ। मोलालिटी ऑफ NaOH अगर 2s का मतलब ये है कि 2 मोल्स NaOH होंगे इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट। तो 2 मोल्स NaOH अपने पास 1000 ग्राम सॉल्वेंट विच इज 1000 ग्राम वाटर। तो यहाँ पर मोल्स ऑफ NaOH डायरेक्टली मिल चुका है 2, और अगर 1000 ग्राम वाटर दे रखा है तो यहाँ से हम लोग मोल्स ऑफ वाटर भी निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 1000/18, राइट। तो मोल्स ऑफ H2 मिल चुका है, मोल्स ऑफ NaOH मिल चुका है, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल्स मिल चुके हैं। क्या मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं? डायरेक्टली हम बोल सकते हैं जो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH होगा इट विल बी गिवन बाय मोल्स ऑफ NaOH अपॉन टोटल मोल्स विच इज मोल्स ऑफ NaOH प्लस मोल्स ऑफ वाटर। सिंप्लीफाई अगर करें तो दिस इज 2/2 प्लस 1000/18, दैट विल सिंप्लीफाई टू 36/1036। इसको अगर फर्दर 9 से मैं डिवाइड करूं तो, या 4 से अगर डिवाइड करूं तो दिस इज 9/259, दैट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH एंड दैट विल बी द आंसर। तो आप देख सकते हैं एक कंसंट्रेशन टर्म देकर आपको दूसरी कंसंट्रेशन टर्म पूछी जा सकती है। डेफिनेशन अगर आप यूज करेंगे तो इजीली इस तरह के सवाल कर सकते हैं। आइए कुछ और सवाल करते हैं। इन दिस प्रॉब्लम वी हैव बीन गिवन 40% weight by weight percentage NaOH solution and density of solution has been given as 1.2 gram per ml, and we need to determine molarity and mole fraction। तो ये इन्फॉर्मेशन गिवन है और हमें ये सब निकालना है। तो अगेन हमें ध्यान रखना है कि इन सब चीज़ों को निकालने के लिए हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। मोलरिटी के लिए हमें मोल्स चाहिए सोल्यूट के, वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ मोल्स चाहिए सोल्यूट के, वॉल्यूम चाहिए सोल्यूशन का। मोलरिटी के लिए हमें मोल्स चाहिए सोल्यूट के और वेट चाहिए हमें सॉल्वेंट का। और मोल फ्रैक्शन के लिए हमें मोल्स चाहिए सोल्यूट के और मोल्स चाहिए सॉल्वेंट के। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाए तो हमारा काम चल जाएगा। इन्फॉर्मेशन हमें जो गिवन है यहाँ पर वो गिवन है आपको वेट परसेंटेज एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे देखो।
मैं चाहता हूँ कि एक बार आप खुद इस सवाल को ट्राई करें, देखें और देखें कि आपसे ये सवाल होता ही नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो आप ये सॉल्यूशन रेफर कर सकते हैं। तो हमको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो गिवन है वेट परसेंटेज। अगर वेट परसेंटेज 40% का मतलब क्या होगा? वेट परसेंटेज का मतलब होता है कि कितने ग्राम सोल्यूट है 100 ग्राम सोल्यूशन में। तो अगर 40% वेट परसेंटेज है, इसका मतलब 40 ग्राम सोल्यूशन होगा, सॉरी 40 ग्राम सोल्यूट होगा इन 100 ग्राम सोल्यूशन। और वी कैन से कि अगर मैं 100 ग्राम सोल्यूशन लेता हूं तो इस 100 ग्राम सोल्यूशन के करस्पॉन्डिंग आपका 40 ग्राम NaOH होगा, बोला जा सकता है। ऐसा होगा तभी आपका वेट परसेंटेज 40% होगा। सीधी सी बात है, अगर 100 ग्राम सोल्यूशन में 40 ग्राम NaOH होगा तो यहां से मैं वेट ऑफ सॉल्वेंट भी लिख सकता हूं। सोल्यूट का वेट सॉल्यूशन में से सब्ट्रैक्ट कर आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट मिल जाएगा, ये जाएगा आपका 60 ग्राम। 40 ग्राम NaOH के करस्पॉन्डिंग आप मोल्स ऑफ NaOH लिख सकते हैं, ये जाएंगे आपके वेट अपॉन ग्राम मोलर मास। वेट आपका 40 ग्राम है, ग्राम मोलर मास भी 40 है, तो मोल्स हो जाएंगे आपके 1। वेट ऑफ H2 अगर 60 ग्राम है तो यहां से मैं मोल्स ऑफ H2 भी लिख सकता हूं, ये हो जाएगा आपका 60/18, दैट इज 10/3। ये इंफॉर्मेशन हमें मिल चुका है। इसके अलावा हमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है एज 1.2 ग्राम पर ml। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? अगर वेट ऑफ सॉल्यूशन पता है और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता है तो यहां से मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूं। हमें मालूम होना चाहिए कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज बेसिकली वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इट विल बी गिवन बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम, density of solution is 1.2 gram per ml, that will simplify to 100 upon 1.2 इतना ml। ये सारी इंफॉर्मेशन हम यहां से लिख सकते थे। क्या हम लोग अब मोलरिटी निकाल सकते हैं? मोलरिटी के लिए हमें मोल्स चाहिए, सोल्यूट के वो गिवन है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, मोलरिटी निकाल सकते हैं। क्या मोलरिटी निकाल सकते हैं? मोलरिटी के लिए हमें मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, मिल चुका है। क्या हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं? मोल फ्रैक्शन के लिए हमें मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए था 1 और मोल्स ऑफ वाटर मिल चुके हैं, तो ये भी निकाल सकते हैं। तो आप डायरेक्ट सिंपल इनके बेसिक फॉर्मूले यूज कर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं मोलरिटी A कैपिटल M, तो मोलरिटी विल बी गिवन बाय मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन ml into 100 into 1000 सॉरी। तो दैट विल सिंप्लीफाई टू 1 अपॉन 100 upon 1.2 into 1000 and that will simplify to 12 molar। तो मोलरिटी हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इट विल बी 12। अगर मोलालिटी की बात की जाए स्मॉल m, तो मोलालिटी विल बी गिवन बाय मोल्स अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट in grams into 1000। तो that will simplify to 1 upon 60 into 1000, that will simplify to 50/3 molar, अराउंड 16.67 आएगा। और सी पार्ट में आपसे मोल फ्रैक्शन पूछा जा रहा था, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH विल बी गिवन बाय मोल्स ऑफ NaOH अपॉन टोटल मोल्स। तो मोल्स ऑफ NaOH हो जाएंगे आपके 1 और टोटल मोल्स आएगा 1 प्लस 10/3, दैट विल सिंप्लीफाइड टू 3/13। तो इस तरीके से आप ये भी निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन था उस इन्फॉर्मेशन को यूज कर आप बाकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इसके ऊपर वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स आपसे पूछे जाते हैं, काफी सारे सवाल हमने करे हैं, बहुत सारे सवाल और भी हम लोग अभी करेंगे। पर आई थिंक आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग सवालों को अप्रोच कर रहे हैं। हमें जो भी इन्फॉर्मेशन दे रखा है उस इन्फॉर्मेशन को हम लोग सबसे पहले लिखेंगे और उससे वो इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे जो हमें रिक्वायर्ड है। मोलरिटी के लिए हमें मोल्स वॉल्यूम चाहिए था, मोलरिटी के लिए हमें मोल्स वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए था, मोल फ्रैक्शन के लिए हमें दोनों के मोल्स चाहिए थे, सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट। वो इन्फॉर्मेशन हमें मिल चुका है और वो सवाल हम लोग कर सकते हैं। इन दिस प्रॉब्लम वी हैव बीन गिवन वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज of calcium chloride as well as NaCl and we need to determine concentration or molarity of CmNs। तो डायग्राम से आप देख सकते हैं कि एक ही सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं कि हम लोग दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं। एक ही सॉल्यूशन है अपने पास, उसी सॉल्यूशन में कैल्शियम क्लोराइड भी है, उसी सॉल्यूशन में NaCl भी है,
इसका वेट बाय वॉल्यूम परसेंट 11.1% है और इसका वेट बाय वॉल्यूम परसेंट 5.85% है। ये इन्फॉर्मेशन गिवन है और हमसे पूछा जा रहा है कि भाई इसके अंदर कंसंट्रेशन या मोलरिटी ऑफ NH मोलरिटी ऑफ CmNS कितना होगा। तो मोलरिटी ऑफ CmNS निकालने के लिए हमें मोल्स चाहिए CmNS के और हमें वॉल्यूम चाहिए। और ये इन्फॉर्मेशन हमें क्या बताता है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, अगर आप रिकॉल करें हमने डिस्कस किया था, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज बताता है कि कितना ग्राम सोल्यूट होगा 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। तो अगर इसका 11.1% है तो हम बोल सकते हैं कि अगर 100 ml सॉल्यूशन रहा होता तो इसका जो वेट होगा वो 11.1 ग्राम होगा। अगर 100 ml सॉल्यूशन रहा होता तो इसका जो वेट होता वो 5.85 ग्राम होता। तो अपन सिंप्लिसिटी के लिए एक काम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि 100 ml सॉल्यूशन ही है। लेट 100 ml सॉल्यूशन इज प्रेजेंट। अगेन आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि ये नेसेसरी है मानना, कोई नेसेसरी नहीं है। आप 1000 ml ले लें, आप x ml ले लें, इससे फर्क नहीं पड़ता है। कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो अगर 100 ml सॉल्यूशन है हमारे पास तो उससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर 100 ml सॉल्यूशन है तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि इनके वेट कितने होंगे। अगर ये वेट वॉल्यूम परसेंट 11.1% है तो 100 ml सॉल्यूशन के अंदर डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इसका जो वेट होगा 11.1 ग्राम होगा। ये बात समझ में आ रही है आपको। अगर वेट परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज 11.1% है, इसका मतलब ये होता है कि 100 ml सॉल्यूशन में इसका वेट 11.1 ग्राम है। एंड सिंस वॉल्यूम हम 100 ml ले रहे हैं तो इसका डायरेक्टली वेट बोल सकते हैं 11.1 ग्राम। यही 100 ml सॉल्यूशन है और अगर इसका वेट वॉल्यूम परसेंटेज 5.85 है तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इसका जो वेट होगा वो भी होगा 5.85 ग्राम। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम 100 ml है और वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज अगर इतना है तो वेट भी आपका 5.85 ग्राम होगा। ये डेफिनेशन आ रहा है। अगर आपको यहाँ पर ये दिक्कत आ रही है तो एक बार वापस मैं चाहूंगा कि आप डेफिनेशन देखें। अगर डेफिनेशन क्लियर होंगे तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का मतलब होता है कि 100 ml सॉल्यूशन में कितना आपका सोल्यूट का वेट होगा। तो अगर मैं वॉल्यूम 100 ml ही मान लूँ तो इस 100 ml के करस्पॉन्डिंग इसका वेट 5.85 ग्राम होगा और इसका वेट 11.1 ग्राम होगा। अगर मुझे इनके करस्पॉन्डिंग वेट मिल चुके हैं तो मुझे इनके करस्पॉन्डिंग मोल्स मिल जाएंगे। कैल्शियम क्लोराइड का ग्राम मोलर मास 111 होता है 111। तो यहाँ पर अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं मोल्स हो जाएंगे 11.1 अपॉन 111 विच इज 0.1। सिमिलरली NaCl का ग्राम मोलर मास 58.5 होता है। तो यहाँ पे भी अगर आप मोल्स निकालेंगे तो 5.85 अपॉन 58.5 दैट विल सिंप्लीफाई टू 0.1। तो यहाँ पे इनके रेस्पेक्टिव मोल्स आ चुके हैं। अगर इनके मोल्स आ चुके हैं तो यहाँ पे मैं मोल्स ऑफ क्लोराइड आयन भी निकाल सकता हूँ, वो कितना होगा। तो अगर इसका 1 मोल होता तो Cl- के मोल्स 1 मोल अगर होता तो Cl- के मोल्स 2 होते। तो अगर इसके 0.1 मोल है तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं Cl- के मोल्स 0.2 होंगे। इसके 1 के करस्पॉन्डिंग 2 तो 0.1 के करस्पॉन्डिंग 0.2 होना चाहिए। जहां तक NaCl की बात है, अगर इसके 1 मोल होता तो Cl- 1 होता। तो अगर इसका 0.1 है तो यहाँ पे Cl- का मोल्स भी 0.1 होगा। तो यहां से आपको Cl- के मोल्स मिलेंगे 0.2, यहां से आपको Cl- के मोल्स मिलेंगे 0.1। तो हम बोल सकते हैं कि जो मोल्स ऑफ Cl- इन टोटल आपको मिलेंगे हो जाएंगे 0.3। मोल्स ऑफ Cl- 0.3 आ चुका है आपको। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको 100 ml ऑलरेडी आ चुका है कि हम ऑलरेडी निकाल सकते हैं। तो हम बात कर सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ Cl- का। तो कंसंट्रेशन ऑफ Cl- विल बी मोल्स ऑफ Cl- अपॉन वॉल्यूम इन ml into 1000। So that will simplify to 0.3 upon 100 into 1000 and that will simplify to 3 मोलर। अगर आप ये डाटा नहीं लेना चाहते हैं 100 ml का और कुछ और डाटा लेके करेंगे तो भी आंसर वही आएगा। आप ट्राई करके देख लेना। आप 1000 ml लेके चलें या आप x ml लेके चलें तो भी आपका आंसर वही आएगा। हम लोग डाटा सिंप्लीफाई करने के लिए लेते हैं। इंटर कन्वर्जन जब हमें करना होता है तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि अमाउंट आप कितना ले रहे हैं। आप 100 ml ले लें चाहे 500 ml ले लें, कंसंट्रेशन पे इससे फर्क नहीं पड़ेगा, इंटर कन्वर्जन पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप 100 ml है चाहे 500 ml है, आंसर सेम ही आना है। आप डाटा फिर वो चूज करेंगे जो कैलकुलेशन में आपको सिंप्लीफाई करके दे या कैलकुलेशन आपको सिंपल कर दे। तो अगर 100 ml ले लेता हूँ तो डायरेक्टली मुझे वेट मिल जाता है, डायरेक्टली मुझे मोल्स मिल जाता है, डायरेक्टली मुझे मोल्स मिल जाएगा Cl- का। तो Cl- के मोल्स मिल चुके हैं और वॉल्यूम हमें ऑलरेडी मालूम है। तो मोल्स मिल चुके हैं और वॉल्यूम अगर मालूम है तो डायरेक्टली हम लोग क्वालिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से अप्रोच करते हुए हम लोग बाकी सवाल भी कर सकते हैं। तो ये एक और सवाल करते हैं बंद। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज what volume of water should be added to 50 ml nitric acid solution having density equals to this and 63% weight by weight to have 1 molar solution।
तो इसको अगर हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें, ये बोलना क्या चाहता है देखते हैं। What volume of water should be added to 50 ml नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन? मोल कॉन्सेप्ट में किसी सवाल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आप डायग्राम बना लें। तो बेसिकली हमें पूछा रहा है कि कितना पानी ऐड करें तो 50 ml नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन। तो हमारे पास 50 ml नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन है जिसका डेंसिटी आपको दे रखा है 1.5 ग्राम पर ml और आपको दे रखा है कि इसके अंदर वी हैव 63% वेट बाय वेट सॉल्यूशन। ये आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है और आपसे पूछा रहा है कि इसमें कितना वाटर ऐड करें। मान लेते हैं कि इसमें VML वाटर मैं ऐड कर रहा हूं ताकि इवेंचुअली आपको क्या मिल सके, फाइनली आपको एक ऐसा सॉल्यूशन मिले जिसमें नाइट्रिक एसिड की कंसंट्रेशन 1 मोलर हो। राइट, ये सवाल हमें करना है। तो अगेन इसको हम लोग डाइल्यूशन का केस मान सकते हैं। अगर आप वाटर ऐड करेंगे तो कंसंट्रेशन आपका डिक्रीज करेगा। राइट, तो हमें पानी ऐड करना है ताकि इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज करते करते 1 मोलर हो जाए। पर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, अगर आप वाटर ऐड करते हैं तो वाटर ऐड करने से नाइट्रिक एसिड का अमाउंट चेंज नहीं होगा। तो नाइट्रिक एसिड का जितना भी अमाउंट यहाँ पे रहेगा हम बोल सकते हैं फाइनली नाइट्रिक एसिड का अमाउंट उतना ही रहेगा। एक तो ये बोल सकते हैं क्योंकि वाटर ऐड करने से नाइट्रिक एसिड के मोल्स चेंज नहीं होंगे, उसका वेट चेंज नहीं होगा। एक और चीज़ जो बोल सकते हैं वो ये कि अगर VML वाटर ऐड करेंगे 50 ml सोल्यूशन के अंदर तो आपका जो फाइनल वॉल्यूम होगा यहाँ पर, दैट फाइनल वॉल्यूम विल बी V प्लस 50 ml, ये बोल सकते हैं। तो अगर हमें मोलरिटी पता है 1 मोलर और फाइनल वॉल्यूम पता है तो यहाँ पर अपन ये भी बोल सकते हैं कि जो फाइनल मिलीमोल्स होंगे नाइट्रिक एसिड के जो जाएंगे आपके मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, दैट इज 1 इंटू V प्लस 50। और अगर ऐसा है तो फाइनल मोल्स अगर मुझे बोलना है तो फाइनल मोल्स हो जाएंगे आपके V प्लस 50 बाय 1000। ये आपके फाइनल मोल्स हैं नाइट्रिक एसिड के। और जितने फाइनल मोल्स होंगे नाइट्रिक एसिड के इनिशियल मोल्स भी उतने होने चाहिए क्योंकि पानी ऐड करने से नाइट्रिक एसिड के मोल्स चेंज होंगे नहीं। तो इनिशियली अगर अपन देखें यहाँ पर अगर सॉल्व करें अपन, वॉल्यूम अगर हमें मालूम है, डेंसिटी हमें मालूम है, तो आप बोल सकते हैं कि वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन विल बी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी दैट विल कम आउट टू बी 50 इंटू 1.5, दैट विल कम आउट टू बी 75 ग्राम्स। ये आपका नाइट्रिक एसिड का वॉल्यूम होगा, सॉरी वेट होगा। और इसके अंदर 63% आपका नाइट्रिक एसिड है। 63% वेट बाय वेट मतलब टोटल वेट का 63% वेट आपका नाइट्रिक एसिड का वेट होगा। तो यहाँ से मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो नाइट्रिक एसिड का वेट होगा, वेट ऑफ नाइट्रिक एसिड दैट विल सिंप्लीफाई टू 63 बाय 100 और 75। ये आपका नाइट्रिक एसिड का वेट आ चुका है। नाइट्रिक एसिड का अगर वेट आ चुका है तो नाइट्रिक एसिड के मोल्स भी निकाल सकते हैं। तो नाइट्रिक एसिड के मोल्स, ये नाइट्रिक एसिड के इनिशियल मोल्स हैं, ये रहेगा आपका वेट अपॉन ग्राम मोलर मास। तो दिस इज 63 इंटू 75 अपॉन 100। ये तो आपके वेट थे इंटू ग्राम मोलर मास विच इज 63। 63 आपका ग्राम मोलर मास होता है नाइट्रिक एसिड का। तो दैट विल सिंप्लीफाई टू 3/4। तो हम बोल सकते हैं कि इनिशियल मोल्स आपके 3/4 है और फाइनल मोल्स आपके नाइट्रिक एसिड के V प्लस 50 अपॉन 1000 है। तो हम बोल सकते हैं कि वाटर ऐड करने से मोल्स तो चेंज होंगे नहीं, और अगर वाटर ऐड करने से मोल्स चेंज होंगे नहीं तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि आपके जो फाइनल मोल्स होंगे वही आपके इनिशियल मोल्स होंगे। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि V प्लस 50 बाय 1000 दैट विल कम आउट टू बी 3/4। 1000 को अगर इधर ले जाएंगे तो 750 हो जाएगा, और अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से बोल सकते हैं कि जो V रहेगा ये रहेगा आपका 750 माइनस 50 विच इज 700 ml। दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो इसमें 700 ml पानी हमें ऐड करना होगा ताकि हम लोग देख सकें कि फाइनल कंसंट्रेशन आपका 1 मोलर। कॉन्सेप्ट ये था कि जितने मोल्स आपके इनिशियली होंगे उतने मोल्स आपके फाइनली होंगे, और पानी ऐड करने से मोल्स चेंज होते नहीं है। इस सवाल को देखते हैं अपन। इन दिस प्रॉब्लम बेसिकली हमसे पूछा रहा है व्हाट वॉल्यूम इन ml ऑफ 90% अल्कोहल बाय वेट having density 0.8 gram per ml must be used to prepare 80 ml of 10% alcohol by weight having density 0.9 gram per ml। हमें दो अल्कोहलिक सॉल्यूशन दे रखे हैं, एक 90% अल्कोहल दे रखा है जिसको यूज करना है, और हमें फाइनली एक और अल्कोहलिक सॉल्यूशन बनाना है जिसका 80% वॉल्यूम होगा और 10% अल्कोहल होगा। तो ट्राई करते हैं इसको। आइए, सबसे पहले अगेन इस प्रॉब्लम को हम लोग डायग्राम की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करें तो देखते हैं।
तो हमारे पास इनिशियली एक अल्कोहल का सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम पूछा जा रहा है। तो मान लेते हैं कि मैं इसका VML यूज कर रहा हूँ। तो जो ओरिजिनल सॉल्यूशन है इसका मैं VML यूज कर रहा हूँ और इसका जो डेंसिटी दे रखा है आपको वो दे रखा है 0.8 ग्राम पर ml। और इसके अंदर जो परसेंटेज वेट बाय वेट दे रखा है वो है 90% वेट बाय वेट। और ये जो सॉल्यूशन है इसको यूज कर कर हमें एक नया सॉल्यूशन बनाना है जिसका वॉल्यूम 80 ml है, जिसके अंदर डेंसिटी 0.9 ग्राम पर ml है एंड इसका परसेंटेज वेट बाय वेट आपको 10% दे रखा है। तो इसके अंदर 10% वेट बाय वेट अल्कोहल है। इसी कैटेगरी का सवाल हमने लास्ट सवाल किया था, इसी कैटेगरी का सवाल है। तो हमारे पास एक अल्कोहल का सॉल्यूशन है और इस अल्कोहल के सॉल्यूशन से हमें ये बनाना है, राइट। तो फंडा ये कि जो फाइनली अल्कोहल आएगा वो अल्कोहल आपको मिलेगा कहाँ से, इसी सॉल्यूशन से मिलेगा। इसके अंदर जितना अल्कोहल कंटेंट होगा वही अल्कोहल कंटेंट इसके अंदर भी आएगा, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन बन रहा है वो यहाँ से बन रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर जितना मास अल्कोहल का होगा उतना ही मास अल्कोहल का यहाँ पे भी होगा। तो हमें करना क्या है, हम लोग सिंपली यहाँ पे वेट ऑफ अल्कोहल निकालेंगे, यहाँ पे वेट ऑफ अल्कोहल निकालेंगे और इसको इक्वेट कर देंगे। तो अगर यहाँ पर हम देखें कि वेट ऑफ अल्कोहल कितना होगा, तो सबसे पहले वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर कर। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इट विल गिव वेट ऑफ सॉल्यूशन विच इज 80 इंटू 0.9 ग्राम्स। दिस इज वेट ऑफ सॉल्यूशन। और इसके अंदर 10% अल्कोहल है, तो यहाँ पर जो वेट ऑफ अल्कोहल होगा वो हो जाएगा इसका 10%। 10% मतलब 10/100 इंटू 80 इंटू 0.9। तो ये आपका अल्कोहल का वेट है इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर। हमारे पास जो इनिशियल सॉल्यूशन था इसमें अल्कोहल कितना होगा देखें जरा। तो अगेन यहाँ पे मैं वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन विल कम आउट टू बी अगेन वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम मैंने VML एज्यूम करा है, तो दिस विल कम आउट टू बी V इंटू 0.9 सॉरी 0.8 इतना ग्राम्स। और इसके अंदर 90% अल्कोहल है, तो हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो वेट ऑफ अल्कोहल होगा ये जाएगा 90% मतलब 90/100 इंटू V इंटू 0.8। तो ये आपका इनिशियल वेट है अल्कोहल का, ये आपका फाइनल वेट है अल्कोहल का। और ये दोनों वेट हमें इक्वेट करने होंगे क्योंकि यहाँ पे जो भी अल्कोहल कंटेंट आएगा वो आएगा यहीं से। तो हम लोग डायरेक्टली इसको इक्वेट कर सकते हैं। तो फाइनल और इनिशियल वेट को अपन इक्वेट कर देते हैं। तो वी कैन से वेट ऑफ अल्कोहल इनिशियली शुड बी सेम एज वेट ऑफ अल्कोहल फाइनली। अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें अपन यहाँ पर, तो दिस इज 90/100 into V into 0.8 and that will simplify to this is 10/100 into 80 into 0.9। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और 10 into 0.9 9 और ये 9 कैंसिल हो जाएगा, एक यहाँ से भी 90 कैंसिल हो जाएगा और V by 0.8 यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करें तो V आ जाएगा आपका बेसिकली 10 ml। दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर की। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका यूज़ क्या होता है, इसके बारे में अपन थोड़ी बहुत बात करेंगे। मेनली ये कॉन्सेप्ट आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ होगा, जहाँ पे हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग में इसको कैलकुलेट करना भी सीखेंगे प्रॉपर मैनर के अंदर। यहाँ पे हम लोग बेसिकली कुछ रूल्स देखेंगे कि किस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं, और उससे पहले ये देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर, तो वी कैन सिंपली से ऑक्सीडेशन नंबर इज चार्ज assigned to an element in bonding state, in bonding state or we can say in compound। किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट को आप जो चार्ज असाइन करते हैं वो कहलाता है आपका ऑक्सीडेशन नंबर। इसी के आगे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, दिस चार्ज इज असाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर ये चार्ज असाइन किया जाता है। इसके बारे में बात फॉर द टाइमिंग हम लोग नहीं करेंगे, ये बात हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर कि इलेक्ट्रोनेगेटिव का कॉन्सेप्ट क्या होता है
और इसके बेसिस पे किस से ऑक्सीडेशन नंबर असाइन किया जाता है, ये सारी चीज़ आगे डिस्कस करेंगे अपन बॉन्डिंग के अंदर। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ कुछ रूल्स देखूंगा और उस रूल्स को अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि किससे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है NaCl, तो आयनिक कंपाउंड में ऑलरेडी हमें मालूम है कि कैटायन होते हैं, एनायन होते हैं। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर Na+ आयन बनाता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर Cl- बनाता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसके ऊपर चार्ज +1 है। ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसके ऊपर चार्ज -1 है। तो जो चार्ज आप यहाँ पर असाइन कर रहे हैं वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। तो हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर और सोडियम इसके अंदर जो होगा वो होगा +1, और ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा Cl- का या क्लोरीन का इन दिस कंपाउंड इट विल बी -1। तो एनी कंपाउंड में तो बहुत इजीली हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, जैसे हमने बोला कि इसका चार्ज +1 आएगा, इसका चार्ज -1 आएगा। इवन इन कोवेलेंट कंपाउंड हम लोग ये चार्ज असाइन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूँ H2O का, तो H2O में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन -2 होता है और हाइड्रोजन +1 आता है। अब ये आता है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो हम लोग सीखेंगे बॉन्डिंग स्टेट के अंदर। अभी मैं आपको यहाँ पे सिर्फ इन बातों पे फोकस करूंगा कि इनको निकालने का रूल्स क्या है। तो कुछ रूल्स हम लोग देखेंगे जिसको यूज कर हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिर देखते हैं कि उस ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो बात करते हैं कौन कौन से रूल्स होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए। एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट रूल इज फॉर एलिमेंट इन एलिमेंटल फॉर्म ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। अगर कोई भी एलिमेंट आपका एलिमेंटल फॉर्म में होगा, एलिमेंटल फॉर्म का मतलब बेसिकली वो कंपाउंड के फॉर्म में ना हो, किसी कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट ना कर रहा हो। जैसे आप देख सकते हैं कि O2 N2 इवन तो ये कंबाइंड फॉर्म में है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, पर ये है एलिमेंट ही, है ना। ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपन। एलिमेंट वो होता है जिसके अंदर एक ही टाइप के एटम्स होते हैं। तो O2 N2 H2 कार्बन सोडियम ज़ेनॉन, ये सारे वो ये सब एलिमेंट्स के एग्जांपल हैं। और अगर ये एलिमेंट एलिमेंटल फॉर्म में ही होंगे, बॉन्डिंग स्टेट में नहीं, या कंपाउंड के फॉर्म में अगर नहीं है, तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा होगा 0। तो कोई भी एलिमेंट अगर एलिमेंटल फॉर्म में और कंपाउंड के फॉर्म में नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट इसका ऑक्सीडेशन नंबर लेंगे हम लोग 0। सेकंड रूल इज फ्लोरीन का। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 लेंगे, ऑफकोर्स इन बॉन्डिंग स्टेट। अगर वो एलिमेंटल फॉर्म में तो बाय डिफॉल्ट हम लोग जैसे बोल रहे हैं कि एलिमेंटल फॉर्म में तो क्या होगा, एलिमेंटल फॉर्म में अगर होगा तो वो भी 0 ही होगा। बट अगर ये कंपाउंड के फॉर्म में है, जैसे अगर हम लोग एग्जांपल लें सोडियम फ्लोराइड, तो यहाँ पर फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 होगा। तो फ्लोरीन अगर कभी भी कंपाउंड बनाएगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 होगा। अल्काली मेटल आयंस, अल्काली मेटल आयन होते हैं ग्रुप 1 के आयन। ग्रुप 1 के आयन जैसे सोडियम Na+, पोटेशियम K+, रुबिडियम Rb+। तो अगर अल्काली मेटल आयंस की बात करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर, ग्रुप 1 की बात करें बेसिकली अपन, तो ग्रुप 1 वाले जो मेटल्स होते हैं इनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होगा किसी भी कंपाउंड के अंदर। एलिमेंटल फॉर्म में अगर होगा तो डेफिनेटली 0 होगा, बट अगर कंपाउंड के फॉर्म में है तो +1। सिमिलरली अल्कालाइन अर्थ मेटल आयंस ये होता है आपके ग्रुप 2 के आयंस, एस ब्लॉक में अंदर ग्रुप 2 के। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो ये हमेशा +2 ही शो करेंगे अगर ये कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। सिमिलरली एल्यूमिनियम अगर कंपाउंड बनाएगा तो हमेशा +3 की फॉर्म में ही ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। फोर्थ रूल इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की अगर बात करें तो इसका +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन किसके साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं। अगर आप हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ कनेक्ट करते हैं, नॉन मेटल लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, इनके साथ अगर आप कनेक्ट करते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 आएगा। तो ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है तो +1 शो कर सकते हैं, नाइट्रोजन के साथ +1, फ्लोरीन के साथ अगेन +1। क्यों? क्योंकि नॉन मेटल के साथ +1 शो करेगा। और अगर ये मेटल के साथ, मेटल जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इनके साथ अगर आप इनको रिप्रेजेंट करेंगे या इनके साथ अगर हाइड्रोजन कंपाउंड बनाएगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आएगा। क्यों आएगा -1? आप देख सकते हैं कि अगर ओवरऑल ये कंपाउंड न्यूट्रल है तो इसमें जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो 0 होना चाहिए। चाहे तो इसको भी एज अ रूल लिख सकते हैं अपन, फॉर अ न्यूट्रल कंपाउंड सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी 0। क्योंकि अगर कंपाउंड न्यूट्रल है तो इसके ऊपर नेट चार्ज आपका 0 आना चाहिए। तो अगर NaH एक न्यूट्रल कंपाउंड है तो इसके ऊपर जो सम आएगा वो 0 होगा ऑक्सीडेशन स्टेट का।
तो अगर सोडियम तो +1 ही शो करेगा, क्योंकि अपन ने देखा कि सोडियम तो हमेशा +1 शो करता है, तो हाइड्रोजन का इस केस में कितना आएगा, -1। सिमिलरली कैल्शियम आपका कितना करेगा, तो कैल्शियम हाइड्राइड, अगर ढंग से लिखें वापस, कैल्शियम हाइड्राइड की बात करें अपन इसको, इससे के कंपाउंड को अपन हाइड्राइड बोलते हैं, मेटल हाइड्राइड, जिसके अंदर हाइड्रोजन -1 की स्टेट में है। तो आप देख सकते हैं कि कैल्शियम के ऊपर चार्ज आपका +2 आएगा। तो अगर ये ओवरऑल न्यूट्रल है तो हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कितना आना चाहिए, 2 हाइड्रोजन है, हर एक हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज आएगा -1, तभी आपका नेट चार्ज कितना जाएगा, 0, क्योंकि 2 हाइड्रोजन के ऊपर -2 जाएगा और कैल्शियम के साथ कंबाइन करके वो 0 जाएगा। तो ये कुछ रूल्स हैं जिसको हम लोग यूज करेंगे, काफी सारे एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना सीखेंगे। रूल्स यही है, ध्यान रखना, एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट आपका 0 होगा, फ्लोरीन का हमेशा आपको -1 ले रहा है, अल्काली मेटल्स का, अल्काली मेटल आयन का +1 होगा, अल्कनाइन अर्थ मेटल का +2 होगा, एल्यूमिनियम का +3 होगा, हाइड्रोजन का +1 या -1 कुछ भी हो सकता है, +1 होगा नॉन मेटल के साथ, -1 होगा मेटल के साथ। ऑफ कोर्स अगर एलिमेंटल फॉर्म में होगा तो 0 होगा, और अगर कोई भी न्यूट्रल कंपाउंड होता है तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर आपका जो होगा वो 0 होगा। तो ये कुछ रूल्स हैं, इसके बेसिस पे अपन कुछ एग्जांपल देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के। तो ये कुछ एग्जांपल देखते हैं जिसको यूज करेंगे अपन। एग्जांपल देखने से पहले एक दो पॉइंट और, अपार्ट फ्रॉम दोस 5 रूल्स एक दो पॉइंट और नोट कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन की बात की अपन ने, ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, तो जनरली ऑक्सीजन आपका मेनली ऑक्साइड फॉर्म में होता है, मेनली ये ऑक्साइड फॉर्म में होगा, ऑक्साइड होता है आपका O-2। अगर ये ऑक्साइड फॉर्म में होगा तो अपन ऑक्सीडेशन नंबर देख सकते हैं, इसका होगा -2, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ रहा है आपका -2। अगर मैं नहीं मालूम, ऑक्सीजन अगर बाय डिफॉल्ट की बात करें तो बाय डिफॉल्ट ऑक्सीजन हम लोग ऑक्साइड फॉर्म में ही मानेंगे, और ऑक्साइड के ऊपर चार्ज आपका -2 होगा। पर क्या ये हमेशा ऑक्साइड फॉर्म में होगा, ऐसा नेसेसरी नहीं है, कुछ एक केसेस में डिफरेंट फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। जैसे ऑक्साइड के अलावा ये एग्जिस्ट करता है इन फॉर्म ऑफ पेरोक्साइड। पेरोक्साइड क्या होता है, पेरोक्साइड होता है आपका O2-2 आयन, दिस आयन इज कॉल्ड पेरोक्साइड आयन। यहां पर अगर आप ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो 2 ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ रहा है -2, अगर 2 ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -2 आएगा तो एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आएगा -1, ऑक्सीडेशन नंबर विल बी -1। सिमिलरली ऑक्सीजन आपका समटाइम्स सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में भी रहता है। आप चाहे तो इनके एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे पेरोक्साइड का एग्जांपल आप ले सकते हैं Na2O2। तो 2 सोडियम पे नेट चार्ज आपका +2 होगा, तो 2 ऑक्सीजन पे नेट चार्ज आपका -2 हो जाएगा। सुपर ऑक्साइड जो होता है दिस इज कॉल्ड O2-1, सुपर ऑक्साइड इज O2-1, और इसके करस्पॉन्डिंग आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो आएगा -1/2। वाई -1/2, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 2 ऑक्सीजन के ऊपर नेट चार्ज आपका -1 है, तो एक ऑक्सीजन के ऊपर आपका चार्ज -1/2 हो जाएगा। एग्जांपल अगर आप लेना चाहें इसके, तो एग्जांपल आप ले सकते हैं इससे KO2। आप देख सकते हैं कि पोटेशियम के ऊपर नेट चार्ज +1 होगा, तो O2 के ऊपर नेट चार्ज आपका -1 आएगा, तो ये सुपर ऑक्साइड कहलाता है। सिमिलरली एक केस में आपको ओजोनाइड भी मिल सकता है, पर्टिकुलर केस अगर देखें अपन, दिस इज कॉल्ड ओजोनाइड। ओजोनाइड होता है आपका O3-, और O3- के करस्पॉन्डिंग आपका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा या ऑक्सीडेशन नंबर आएगा -1/3। वाई -1/3, क्योंकि 3 ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आपका -1 है, तो एक ऑक्सीजन पे चार्ज आपका -1/3 आएगा। अगेन एग्जांपल आप ले सकते हैं इसका, जैसे पोटेशियम ओजोनाइड KO3, पोटेशियम पे चार्ज +1 है जो कि हमेशा होगा, तो O3 के ऊपर चार्ज आएगा -1। तो अपार्ट फ्रॉम ऑक्साइड ये पेरोक्साइड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा, ओजोनाइड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा। तो हमें कैसे पता चलेगा, बाय डिफॉल्ट हम लोग अभी सिर्फ ऑक्साइड की ही बात करने वाले हैं, इनके बारे में अपन आगे देखेंगे कि कैसे हम लोग इसके बारे में पता करते हैं। हालांकि अगर कंपाउंड ऐसा दे रखा है तब तो डेफिनेटली हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बट अगर कुछ इस तरह के कंपाउंड ना दे रखे और एक जनरल कंपाउंड दे रखा है तो हम एज्यूम करेंगे कि ऑक्सीजन आपका ऑक्साइड फॉर्म में होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका -2 होगा। तो ये कुछ रूल्स देखे थे अपन ने, आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं, कुछ सिंपल एग्जांपल देखते हैं इसी पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कंपाउंड ले रहा हूँ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और मैं जानना चाहता हूँ कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा। तो ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है, और न्यूट्रल कंपाउंड के अंदर हम देख सकते हैं कि जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो हमेशा 0 होगा। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, हाइड्रोजन यहाँ पे कनेक्टेड है सल्फर या ऑक्सीजन के साथ, जो कि दोनों नॉन मेटल है, तो हाइड्रोजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +1।
+1 कैसे? क्योंकि वो कनेक्टेड है नॉन मेटल के साथ। ऑक्सीजन का बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या मानेंगे? बाय डिफॉल्ट मानेंगे कि ये ऑक्साइड फॉर्म में होगा। अगर ऑक्साइड फॉर्म में होगा तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -2। और सल्फर का हमें नहीं मालूम, तो एक काम कर लेते हैं कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट मान लेते हैं x, जो कि हमें डिटरमाइन करना है। जैसा कि हमने अभी बात किया कि न्यूट्रल कंपाउंड है तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शुड बी 0। तो अगर सम की बात करें, हम बोल सकते हैं कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी 0। तो हाइड्रोजन के ऊपर नेट चार्ज आ जाएगा, एक के ऊपर 1 है तो 2 के ऊपर आ जाएगा +2। ये हाइड्रोजन की बात हुई, एक के ऊपर 1 तो 2 के ऊपर +2। सल्फर पे चार्ज आ जाएगा x, और ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा कितना? एक के ऊपर -2 है तो 4 के ऊपर हो जाएगा -8, और इनका जो सम होगा वो आना चाहिए 0। तो ऐसा अगर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से आपका x आएगा +6। इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल देखें, जैसे बात करें हम लोग Na2S4O6। इस Na2S4O6 के अंदर अगेन ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना चाहता हूँ सल्फर का। अगर एक न्यूट्रल कंपाउंड है, तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी 0। सोडियम पे चार्ज हमेशा +1 आएगा। ऑक्सीजन का हम लोग मान के चलेंगे कि -2 की स्टेट में होता है, और सल्फर का मान लेते हैं कि x है, राइट। तो मान लेते हैं कि सल्फर का x होगा। तो अगर नेट सम देखें तो शुड बी 0, तो सिग्मा ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी 0। उसके हिसाब से अगर देखें तो नेट सोडियम के ऊपर चार्ज आ जाएगा कितना? एक पे +1 तो 2 के ऊपर आ जाएगा +2। एक सल्फर पे अगर चार्ज x है तो 4 सल्फर पे चार्ज आएगा 4x। एक ऑक्सीजन के ऊपर अगर -2 चार्ज है तो 6 ऑक्सीजन के करस्पॉन्डिंग चार्ज आएगा -12, और यू जाएगा आपका 0। तो यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो 4x आ जाएगा आपका 10, और x जाएगा आपका यहाँ पर +2.5। ना कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि 2.5 कैसे होगा, क्योंकि चार्ज तो आपका इंटीजर की फॉर्म में आना चाहिए था, -1 -2 +1 +2। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो x आपका 2.5 आ रहा है, इट इज एक्चुअली एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। व्हाट इज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर? यहाँ पे हमारे पास 4 सल्फर है, और चारों सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर सेम हो, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। यहाँ पे चारों सल्फर का डिफरेंट हो सकता है। तो ये जो 2.5 है बेसिकली इन चारों का एवरेज है। एज ए इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा, आपको केमिकल बॉन्डिंग में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो 4 सल्फर होते हैं, इसमें 2 सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +5 आता है और 2 का 0 आता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग ये सारी चीजें देखेंगे। अभी मैं ऐसा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि आप ध्यान नहीं भी रखना है, हमें अभी ध्यान नहीं रखना है, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर देखेंगे। पर आप ये देख सकते हैं कि अगर 2 सल्फर 0 की स्टेट में और अगर 2 सल्फर +5 की स्टेट में, तो सम कितना आएगा? तो एक 0 में, दूसरा भी 0 में, तीसरा +5 में, चौथा +5 में। अगर सम देखेंगे तो आपका 10 आ जाएगा, और 4 से अगर डिवाइड करें तो आपको 2.5 मिलेगा। तो ये जो 2.5 है ये कहलाएगा आपका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एलिमेंट्स, कुछ कंपाउंड ले रखे हैं, और आपको अंडरलाइन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। जो रूल्स हमने फॉलो करें उनको देखते हुए, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं और फिर हम लोग वेरीफाई कर लेंगे। ये सारे कंपाउंड आपके न्यूट्रल हैं। अगर न्यूट्रल कंपाउंड होंगे तो हम बोल सकते हैं कि जो सम होगा ऑक्सीडेशन नंबर का वो 0 आना चाहिए। तो क्या क्या आएगा देखो, ऑक्सीजन का यहाँ पे अपन -2 मान के चलेंगे क्योंकि ऑक्साइड है, ऑक्साइड फॉर्म में मानना है। पोटेशियम +1 है, मैग्नीज आपका x मान लेंगे, और सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर आपको 0 करना है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि सिग्मा ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी 0। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि इट विल बी 1 + x, और 4 ऑक्सीजन के करस्पॉन्डिंग -8 आ जाएगा। कैसा बोल सकते हैं? इट विल बी +-8 शुड बी 0। तो आप देख सकते हैं x आ जाएगा आपका +7। K2Cr2S7 की बात करें, मान लेते हैं इसका x है। पोटेशियम पे अगेन +1 चार्ज, ऑक्सीजन पे अगेन -2 चार्ज, सम अगेन 0 देना चाहिए। तो 2 पोटेशियम पे आपका 2, 2 क्रोमियम एटम है तो इट विल बी 2x। 7 ऑक्सीजन के करस्पॉन्डिंग इट विल बी -14 शुड बी 0। सिंप्लीफाई कर देखेंगे तो यहाँ से आएगा x आपका +6। H2S2O6, यहाँ पर अगेन सल्फर का x मान लेते हैं, हाइड्रोजन +1 ही रहेगा, ऑक्सीजन आपका -2 की स्टेट में होगा। तो अगेन अगर सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर तो देखते हैं
हाइड्रोजन के नेट वजह से, 2 हाइड्रोजन की वजह से 2, 2 सल्फर की वजह से 2x और 6 ऑक्सीजन की वजह से -12। सिंप्लीफाई अगर करें शुड बी 0। अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो अगेन यहाँ पर x रहेगा आपका +5। HNO3 की बात करें, x मान लेते हैं, इसका +1, इसका -2। सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो 1 + x प्लस -6, 3 ऑक्सीजन की वजह से शुड बी 0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि x आएगा अगेन +5। HNO2 में अगर x मान लेते हैं अपन, ये +1 है, ये -2 की स्टेट में, तो सम आपका कितना आएगा, तो 1 + x, 2 ऑक्सीजन के करस्पॉन्डिंग आपका चार्ज आएगा -4। सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका x = +3। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जितने भी एग्जांपल ले रखे हैं वो सारे के सारे आपके न्यूट्रल कंपाउंड हैं। अगर मान लो हमारे पास न्यूट्रल कंपाउंड ना हो और कोई आयन हो तो क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ कार्बोनेट आयन का CO3-2, और यहाँ पर मुझे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो यहाँ पे डिफरेंस ये होगा कि अगर अपने पास कोई आयन है तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर 0 नहीं होगा, बल्कि ये चार्ज ऑफ आयन के बराबर होगा। तो यहाँ पे जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर होंगे, कार्बन और ऑक्सीजन सबका ऐड करेंगे तो उसका सम 0 नहीं होना चाहिए, उसका सम चार्ज के बराबर होगा। इस केस में चार्ज हो जाएगा आपका -2। तो कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल इसी में अगर कार्बन का निकालना है तो अगेन कार्बन का अपन x मान लेते हैं, ऑक्सीजन का हमें मालूम है कि -2 ही होता है, और यहाँ पर अगर मैं सिग्मा ON सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करूं तो कार्बन का x है, एक ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 2 ऑक्सीजन का, इनफैक्ट 3 ऑक्सीजन का हो जाएगा आपका -6। ये आपका सम है, बट इस सम इस केस में 0 नहीं होगा, बल्कि इस केस में -2 होगा, तो इट विल बी -2, x जाएगा आपका +4। तो अगर हमारे पास कोई आयन होगा तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आपका चार्ज ऑफ आयन के बराबर होगा, और अगर न्यूट्रल कंपाउंड होगा तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आपका 0 होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक और केस अगर देखें, हमारे पास H2O3-2 है और इसमें अपने को सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो अगेन अपने पास एनायन है, तो यहाँ पे जो सम होगा वो आपका सिग्मा ON जो होगा वो चार्ज के बराबर होगा, विच इज इन दिस केस -2। तो अगर मैं इसका x मान लेता हूँ, ऑक्सीजन का -2 होता ही है, तो यहाँ पर एक सल्फर पर x, तो 2 सल्फर पे चार्ज हो जाएगा 2x, 3 ऑक्सीजन पे चार्ज हो जाएगा -6, और ये जो सम होगा ये -2 के बराबर आएगा। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से x जाएगा आपका +2। राइट, इस तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स कुछ और केसेस देखते हैं। यहाँ पे भी हमें अंडरलाइन स्पीशीज के ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। इस तरह के जो कंपाउंड आप देख रहे हैं जहाँ पे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे हैं, हम आगे पढ़ेंगे इससे कंपाउंड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं देखते हैं। इसके लिए हमें कुछ एक इन्फॉर्मेशन मालूम होना चाहिए, कुछ कॉमन आयंस हमें मालूम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर CN, ये एक्चुअली हमें मालूम होना चाहिए कि ये CN आपका साइनाइड की फॉर्म में होगा। बेसिक इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर एक टॉपिक है जहाँ पर आपने शायद ये तो पढ़ चुके हैं या फिर आप पढ़ने वाले हैं, वहाँ पर आप देखेंगे। बाकी कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन है, जैसे CN आपका साइनाइड होता है, इसके ऊपर चार्ज -1 होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं C2O4, C2O4 होता है आपका ऑक्जेलेट आयन जिसपे चार्ज आपका -2 होगा। तो ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मालूम होना चाहिए इस तरह के सवालों को करने के लिए। अगर नहीं मालूम है तो लेट से ध्यान रखते हैं अपन। वैसे हम लोग ये बेसिक इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर के अंदर ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे, तो जैसे हमें मालूम है कि साइनाइड के ऊपर चार्ज -1 है, तो 6 साइनाइड पे नेट चार्ज हो जाएगा -6, पोटेशियम पे नेट चार्ज हो जाएगा +4। तो आयरन पे अगर चार्ज x आता है तो कैसे निकालेंगे, तो सम ऑफ चार्जेस आपका 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि 4 + x - 6 विल बी 0, और इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि x हो जाएगा आपका +2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन दिस केस विल बी +2। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन मालूम होना चाहिए था कि ये साइनाइड आयन है। पोटेशियम साइनाइड आपने सुना होगा, KCN K+ होता है, CN आपके ऊपर चार्ज -1 होता है। तो 6 साइनाइड पे नेट चार्ज -6, 4 पोटेशियम पे +4, आयरन का x मानते हुए हम लोग चार्ज को एड करेंगे और चार्ज को ऐड करके नेट 0 कर देंगे। 0 क्यों, क्योंकि ओवरऑल ये कंपाउंड न्यूट्रल है। सिमिलरली नीचे वाले केस में बात करते हैं अपन,
अमोनिया, अमोनिया एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, हमें मालूम होना चाहिए। अमोनिया गैस आपने सुना होगा, अमोनिया गैस होती है, इसके ऊपर नेट कोई चार्ज नहीं होता है, तो इसके ऊपर तो नेट चार्ज जीरो होगा। C2O4 जैसे भी मैंने डिस्कस करा, इसको हम बोलते हैं ऑक्जेलेट आयन, लिख लेते हैं अगर नहीं पता हो तो। दिस इज कॉल्ड ऑक्जेलेट आयन। ये ऑक्जेलिक एसिड से आता है। ऑक्जेलिक एसिड होता है आपका H2C2O4। H2C2O4 दिस इज कॉल्ड ऑक्जेलिक एसिड, और इसमें से हाइड्रोजन अगर हटा दें तो आपको मिलता है ऑक्जेलेट आयन। दिस इज कॉल्ड साइनाइड, लिख लेना। तो इसके ऊपर नेट चार्ज -2 है, और अगर दो ऑक्जेलेट आयन अपने पास, तो इसके ऊपर नेट चार्ज हो जाएगा -4। पोटेशियम, एक पोटेशियम है, इस पे चार्ज हो जाएगा +1, और इसका चार्ज मान लेते अपन x। एंड अगेन न्यूट्रल कंपाउंड है, तो सम ऑफ चार्जेस शुड बी जीरो, या सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ओवरऑल शुड बी जीरो। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं चार्ज आ जाएगा 1 प्लस x प्लस -4 विल बी 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से x आ जाएगा आपका +3। तो इस केस में आपका ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा +3। तो दिस x इज +3, यहाँ पे x आया था आपका +2। नीचे वाले केस की बात करते हैं, Na2FeCN5NO+। यहाँ पे NO+ पे ऑलरेडी चार्ज आपको गिवन है +1। साइनाइड अभी अपन ने देखा -1 चार्ज होता है, तो 5 साइनाइड पे चार्ज हो जाएगा -5, 2 सोडियम पे चार्ज हो जाएगा +2। और आयरन के ऊपर अगर चार्ज कैलकुलेट करना है तो मान लेते हैं कि x है। एंड अगेन जैसे भी अपन ने लॉजिकली देखा कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शुड बी 0, तो यहाँ पे आपका चार्जेस का जो सम होगा वो 0 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस पे 2 है, इस पे चार्ज अगर x है तो 2 + x, इस पे चार्ज आपका -5 + 1, -5 + 1 शुड बी 0। तो आप देख सकते हैं अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज x + 3 - 5 x - 2 शुड बी 0, या फिर यहाँ पे सिंप्लीफाई कर x आएगा आपका +2। तो यहाँ पे आपका चार्ज अगेन +2 आएगा, तो दैट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट इन दिस पर्टिकुलर केस। आयरन आपको यहाँ पे +2 की स्टेट में। तो इससे के सवाल हम लोग ऐसे कर सकते हैं। आइए कुछ और केसेस की बात करते हैं। दिस इज कॉल्ड बेरियम परक्लोरेट, BaClO4 - 2, BaClO4 ट्वाइस। कैसे करेंगे? कैसे भी कर सकते हैं। एक तो अपना तरीका यही है कि बेरियम को हमें मालूम है कि ग्रुप 2 का एलिमेंट है, तो इस पे चार्ज +2 जाएगा। इस पे अगर चार्ज आपका x है और इस पे चार्ज आपका -2 है, तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट सिग्मा ON कितना आएगा? तो बेरियम पे आपका चार्ज 2 है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन के करस्पॉन्डिंग चार्ज हो जाएगा आपका 2x। और ऑक्सीजन कितना हो गया अपने पास? 8, 4 × 2 8, तो 8 ऑक्सीजन के करस्पॉन्डिंग चार्ज हो जाएगा -16, और ये सम हो जाएगा आपका 0। तो अगर इसको 0 कर दें तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि शुड बी, यहाँ से अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x आएगा आपका +7। तो इस केस में ये आपका +7 होगा। CrO2Cl2, CrO2Cl2 के अंदर ऑक्सीजन आपका -2 की स्टेट में। क्लोरीन का क्या लेंगे? क्लोरीन की हमने बात नहीं की है, मगर क्लोरीन आपका उसी फैमिली में होता है हैलोजेंस के अंदर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हमने बात की थी इसकी तो -1 होती हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट और भी होते हैं -1 के साथ आपका, इनके और भी होते हैं +1 +3 +5 +7, इसके बारे में हम बात करते हैं। पर अगर फिर भी बात करें तो इनका भी जो कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -1 ही होता है। तो अगेन अगर मैंने स्पेसिफाई नहीं कर रखा है और हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो हम लोग इनका -1 मान के चल सकते हैं। तो जैसे फ्लोरीन का -1 है, यहाँ पे इसका भी -1 मान के चलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। क्रोमियम का हमें निकालना है, x मान लेते हैं, समझ आएगा आपका x -4 -2, 2 ऑक्सीजन पे -4 और 2 क्लोरीन पे -2 शुड बी 0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं x आएगा आपका +6। क्लोरीन का यहाँ पर -1 मान के चल रहे हैं, जिससे हमने फ्लोरीन का -1 माना है, वैसे यहाँ पे क्लोरीन का भी कॉमनली -1 आएगा। F, दिस इज कॉल्ड अमोनियम नाइट्रेट, दिस कंपाउंड इज अमोनियम नाइट्रेट। इसको हमें अलग तरीके से करना पड़ेगा, ये सवाल ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन एक डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन एक डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। अगर मैं x और y मान के चलूंगा तो फिर x और y मान के कर नहीं पाएंगे अपन, क्योंकि हमारे पास दो, एक ही इक्वेशन में दो वेरिएबल आ जाएंगे। तो कैसे करेंगे ऐसे केसेस के अंदर? ऐसे केसेस में हमें मालूम होना चाहिए कि ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अमोनियम नाइट्रेट एक्चुअली आपका एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे एनायन होगा NO3- विच इज नाइट्रेट आयन, और कैटायन होगा आपका NH4+ विच इज अमोनियम आयन।
ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन डिफरेंट हो सकता है, यहाँ पे नाइट्रोजन डिफरेंट हो सकता है, तो इसका x मानना पड़ेगा, इसका y मानना पड़ेगा, और फिर एक ही क्वेश्चन में हम लोग दो वेरिएबल रख के सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमें मालूम होना चाहिए कि इसके अंदर कैटायन कौन है, एनायन कौन है। अगेन कॉमन इन्फॉर्मेशन है, NO3 माइनस नाइट्रेट आयन होता है, NH4 प्लस आपका अमोनियम आयन होता है। कैसे निकालेंगे फिर? तो नाइट्रोजन का अगर मैं मान लेता हूँ कि ऑक्सीडेशन स्टेट x है, तो यहाँ पे सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शुड बी -1, तो यहाँ पर x, और अगर 3 ऑक्सीजन है तो इस पर नेट चार्ज आएगा -6, और इनका जो सम होगा ये होगा -1। तो सिंप्लीफाई करके यहाँ पे बोल सकते हैं कि x आएगा आपका +5, मतलब ये जो नाइट्रोजन होगा ये आपका +5 की स्टेट में होगा। और ये वाला नाइट्रोजन कैसे लिखेंगे? तो अगेन यहाँ पे अपन मान लेते हैं x, हाइड्रोजन का होगा -1। -1 क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल के साथ अगर हाइड्रोजन कनेक्टेड होता है तो उसका चार्ज -1 होता है। यहाँ पे आपका जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो 1 के बराबर होगा, क्योंकि नेट चार्ज +1 है। तो अपन बोल सकते हैं कि x प्लस 4 हाइड्रोजन के ऊपर आपका -4 आ जाएगा, और ये सम हो जाएगा आपका +1। सॉरी, हाइड्रोजन यहाँ पे +1 की स्टेट में होगा क्योंकि नॉन मेटल है, और नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन आपका +1 की स्टेट में होता है। सॉरी, तो 4 हाइड्रोजन के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे चार्ज आ जाएगा +4, तो x +4 शुड बी 1। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि x आ जाएगा आपका -3। तो यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन होगा ये आपका -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, ये नाइट्रोजन आपका +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। तो इस तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन है जो आपको यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, और अगेन इसको हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के अंदर ही डिटेल में पढ़ेंगे, बट ये इन्फॉर्मेशन एज ऑफ नाउ हमें थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। अगर पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें अपन, पी ब्लॉक एलिमेंट मतलब बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली एंड हैलोजेंस। हैलोजेंस मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऑक्सीजन फैमिली मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। तो इन सब में अगर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो यहाँ पर ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने मेंशन कर रखे हैं। अगर मैं सब कुछ नहीं भी पता है तो एटलीस्ट हमें एक चीज ध्यान होना चाहिए, जो मैक्सिमम है और जो मिनिमम है। जैसे अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम होगा वो होगा आपका +7, तो +7 से ज्यादा इसका कभी भी हो नहीं सकता है। इनफैक्ट आप ये बोल सकते हैं कि ये जो मैक्सिमम होगा इट इज सेम एज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जैसे अगर बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन होता है आपका 3s2 3p5। वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल होगा आपका थर्ड शेल, और थर्ड शेल में आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग ये सीखेंगे कि जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो क्लोरीन से 7 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करवा सकता है बॉन्डिंग में। अगर 7 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करवा रहा है और मान लो कि सातों के सातों इलेक्ट्रॉन वो लूज कर दे, तो कितना चार्ज आ सकता है? अगर 7 ही इलेक्ट्रॉन वो पार्टिसिपेट करवा रहा है तो एट मैक्स वो 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, और अगर 7 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो हाईएस्ट कितना है इसका? +7। तो आप देख सकते हैं ऐसा इनफैक्ट हर जगह हो सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी ये हाईएस्ट होंगे या मैक्सिमम होंगे, ये जो मैक्सिमम है दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम होगा या जो वैल्यू होगा इट इज सेम एज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो बोरॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं इसलिए हाईएस्ट 3 होगा, कार्बन में 4 होते हैं इसलिए 4 है, नाइट्रोजन में 5 होते हैं इसलिए 5, ऑक्सीजन फैमिली में 6 तो 6, हैलोजेंस के अंदर 7। तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही आप इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, और उसी से आपको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आपको मिलेगा। मिनिमम का कोई ऐसा कोई खास फिक्स रूल नहीं है। आप ऐसा सोच सकते हैं कि जैसे अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए इसको, तो हम देखेंगे बॉन्डिंग के अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको अगर मिल जाएगा तो 3s2 3p6 बेसिकली इसका शेल कंप्लीट हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तो ये स्टेबलाइज हो जाएगा। अगेन इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं अपन, ये सब करेंगे अपन बॉन्डिंग के अंदर। पर इस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम की बात कर सकते हैं। तो ये एज ए इन्फॉर्मेशन अभी ध्यान रखेंगे कि हैलोजेंस में -1, ऑक्सीजन फैमिली में -2, नाइट्रोजन में -3, कार्बन में -4 और बोरॉन फैमिली में अगेन -3 होते हैं। ये आपका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इससे कम हो नहीं सकता इनमें, और इससे ज्यादा हो नहीं सकता है। कुछ एक केसेस में डी ब्लॉक एलिमेंट्स की भी बात कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं क्रोमियम, तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है आपका आर्गन 4s1 3d5। इसके अंदर ये जो डी इलेक्ट्रॉन्स है ये तो पार्टिसिपेट करते ही करते हैं, ये 4s इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करेंगे। ऐसा बोल सकते हैं कि जो 4s इलेक्ट्रॉन है वो तो करेंगे सही क्योंकि वैलेंस है, पर जो आपके 3d इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर क्रोमियम में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम पार्टिसिपेट कर सकते हैं? 4s का 1, 3d के 5, तो 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर पाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा,
और अगर 6 ही लूज कर पाएगा तो इसका जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो हो जाएगा +6। मतलब क्रोमियम कभी भी +6 से ज्यादा शो नहीं कर रहा है। अगर किसी कंपाउंड में +6 से ज्यादा आ रहा है इसका मतलब उसमें गड़बड़ है, उस सवाल में गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि क्रोमियम ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और 6 इलेक्ट्रॉन लूज करने पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा आपका +6। एक और एग्जांपल अगर देखें अपन, हम बात कर सकते हैं मैग्नीज का। मैग्नीज की बात करें, कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका आर्गन 4s2 3d5। तो अगेन ये 4s के इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट करेंगे सही, 3d के भी कर पाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा कितने कर सकते हैं? 7। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ये होगा आपका +7। तो ये कुछ एलिमेंट्री इंफॉर्मेशन था आपका ऑक्सीडेशन नंबर पे, राइट। अभी एज ऑफ नाउ हम लोग सिर्फ इतना इसके अंदर देखेंगे। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हम लोग और डिटेल में बात करेंगे इसके बारे के अंदर, इसके बारे में, और देखेंगे इसके यूजेस क्या होते हैं। अभी एज ऑफ नाउ ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट कैलकुलेट करने के लिए हमने सिर्फ यही मेथड फॉलो करने हैं। जो हमने रूल्स देखे उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए ऑक्सीडेशन स्टेट हमें कैलकुलेट करना है। कुछ और डेफिनेशन है जो हमें इसके अंदर देखने हैं, आइए आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं अपन कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस का। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। 4 to 5 डेफिनेशंस देखेंगे, एकदम ध्यान लगा के देखना। और ये सारी चीजें हमें बाय हार्ट होनी चाहिए। एक एक करके अपन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। ऐसा नहीं कि हम लोग ये पहले कभी पढ़ा नहीं है, लोअर क्लासेस में भी हम लोग ये पढ़ते हैं। आपने शायद पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन होता है कि इट्स अ प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। थोड़ा आगे लेवल की बात करते हैं ऑक्सीडेशन का मतलब, देखते हैं एक्चुअल मतलब क्या होता है। हालांकि ऐसा नहीं कि वो गलत है, वो भी सही है, बट इसको थोड़ा और डिफरेंट वे में अपन देखते हैं। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन को इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है, इट्स अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस। ये एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें आपका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना चाहिए, और इसी को मैं इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में भी बोल सकता हूं। इट्स अ प्रोसेस ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये डेफिनेशन रहेगा अपना ऑक्सीडेशन नंबर का। ध्यान रखना ऑक्सीडेशन का सॉरी, ध्यान रखना ऑक्सीडेशन मतलब एक प्रोसेस होता है। ये एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर या तो बढ़े, या फिर ये एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसके अंदर आप इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को लूज करना या ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जैसे एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल अगर लें हम लोग, मान लो हमारे पास जिंक एलिमेंट है और ये इलेक्ट्रॉन लूज कर जिंक आयन बना रहा है लाइक दिस। तो आप देख सकते हैं इस प्रोसेस के अंदर जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो प्रोसेस ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन, ये प्रोसेस कहलाएगा आपका ऑक्सीडेशन। अगर ऊपर के हिसाब से देखें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, तो आप देख सकते हैं ये एलिमेंटल फॉर्म है। एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट होगा जीरो, और यहाँ पे ये आयन की फॉर्म में, तो ऑक्सीडेशन स्टेट डेफिनेटली वही चार्ज होगा जो इसके ऊपर दे रखा है, तो +2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपका 0 से +2 हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर भी बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना या इलेक्ट्रॉन का लूज होना, इन दोनों प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जैसे हमने ऑक्सीडेशन डिफाइन किया, एकदम काउंटर पार्ट होता है इसका रिडक्शन। एकदम एनालॉगस मैनर में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं रिडक्शन, जो कि इसका जस्ट ऑपोजिट प्रोसेस होता है। ऑपोजिट प्रोसेस मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें आप ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करवाते हैं। तो ऐसा प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, और we can also say it's a process of gaining electrons। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करेगा। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन आप गेन करते हैं। अगेन एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कॉपर आयन है और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर बना रहा है मेटेलिक कॉपर। तो जब मेटेलिक कॉपर की बात करेंगे एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 0, और यहां पर ये आयन की फॉर्म में तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +2। तो क्या ये एग्जांपल हम लोग रिडक्शन का देख सकते हैं? क्या ये रिडक्शन का एग्जांपल होगा या नहीं? तो आप क्लियरली देख सकते हैं दोनों डेफिनेशन से ये एक ऐसा प्रोसेस में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे +2 की स्टेट में, यहाँ पे 0 की स्टेट में, तो +2 से 0 में जा रहा है, तो डेफिनेटली आपका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है। और ये भी देख सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस में आप इलेक्ट्रॉन गेन करवा रहे हैं। तो कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन गेन कर मेटेलिक कॉपर बना रहा है। तो इट्स अ प्रोसेस ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन ऑल्सो, और इट्स अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, एंड हेंस वी कैन से दिस इज रिडक्शन। तो एकदम क्लियर डेफिनेशन होनी चाहिए हमारे पास, एकदम डेफिनेशन की एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए।
ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है या फिर आप इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा या फिर आप इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। आइए कुछ और डेफिनेशंस की बात करते हैं इसी के अंदर। नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इज oxidizing agent or also known as oxidant। जैसे नाम से समझ आ रहा है ये एक एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट का काम होता है काम करना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होगा ऑक्सीडाइज करना। मतलब ये कैसा कंपाउंड होगा, ये कैसा स्पीशीज होगा जो ऑक्सीडाइज करेगा किसको? सामने वाले को। इसके सामने जो भी आएगा वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, और अगर इस सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा तो ये खुद रिड्यूस भी होगा। क्यों, कैसे, एक बार पहले देख लेते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा स्पीशीज होगा विच ऑक्सीडाइजेस अदर्स and itself gets reduced। ये कैसा एलिमेंट होगा, ये कैसा स्पीशीज होगा जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होगा? केयरफुली देखते हैं ऐसा क्यों होगा। देखो, अगर सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो होगा क्या? सामने वाला ऑक्सीडाइज कब होगा? सामने वाला ऑक्सीडाइज तब होगा जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब रिडक्शन ऑक्सीडेशन ये एक म्यूचुअल प्रोसेस होता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन तभी लूज कर सकता है जब कोई गेन करने को तैयार हो, या कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन तभी करेगा जब कोई किसी ने लूज करा हो। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि सिर्फ रिडक्शन हो रहा है या फिर सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये दोनों साइमल्टेनियस होते हैं। तो अगर ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज कराएगा तो सामने वाला जो ऑक्सीडाइज होगा वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और वो तभी लूज कर सकता है जब ये खुद इलेक्ट्रॉन गेन करने को तैयार हो। तो सामने वाले से इलेक्ट्रॉन निकलवाएगा, लूज करवाएगा, और वो इलेक्ट्रॉन ये खुद गेन करेगा। अगर ये खुद इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इसका खुद का रिडक्शन होगा और सामने वाले को ये ऑक्सीडाइज कर देगा। तो एक बहुत ही क्लियर डेफिनेशन होना चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, इस प्रोसेस में इसका खुद का रिडक्शन होगा। एक एग्जांपल देखेंगे अभी अपन, पर पहले इसी को हम लोग कंटिन्यू करते हुए रिड्यूसिंग एजेंट भी डिफाइन करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट की अगर अपन बात करें, जो इसका जस्ट ऑपोजिट होगा, इसको हम लोग रिडक्टेंट भी बोलते हैं। इसको अगर अपन डिफाइन करना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि इट्स अ एजेंट विच reduces others and itself gets oxidized। This is called reducing agent। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होगा, अगेन रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जो सामने वाले को रिड्यूस करता हो। तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होगा जो सामने वाले को रिड्यूस करे, और अगर ये सामने वाले को रिड्यूस करेगा तो खुद का इसका ऑक्सीडेशन होगा। अगेन जैसे हमने ऊपर समझा वैसे वापस समझा सकते हैं इसको। अगर ये सामने वाले को रिड्यूस कर रहा है तो सामने वाला रिड्यूस तब होगा जब सामने वाला इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है इसमें आप इलेक्ट्रॉन गेन करवाते हैं। तो सामने वाला अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और सामने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कैसे? सामने इलेक्ट्रॉन गेन तभी कर सकता है जब उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हो। इलेक्ट्रॉन मिलेंगे कहां से? ये खुद ऑक्सीडाइज करके इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो ये खुद ऑक्सीडाइज होकर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और वही इलेक्ट्रॉन सामने वाला गेन करके सामने वाले का रिडक्शन होगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो सामने वाले को रिड्यूस करेगा और ये खुद ऑक्सीडाइज होगा। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, उस तरह की रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें अपने पास जिंक है, कॉपर आयन है, और ये इवेंचुअली कन्वर्ट हो रहा है मेटल कॉपर में और ये जिंक में। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि एक ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर रिडक्शन भी इन्वॉल्व हो रहा है, इसके अंदर ऑक्सीडेशन भी इन्वॉल्व हो रहा है। अगर कॉपर आयन का कॉपर में कन्वर्शन देखें, क्या आप बता सकते हैं ये कौन सा प्रोसेस होगा? +2 से 0 की स्टेट में जा रहा है, यहाँ पे +2 की स्टेट में था, ये 0 की स्टेट में जा रहा है। यहाँ पे ये सॉरी दिस इज जिंक 2+, ये +2 की स्टेट में है और ये यहाँ पे 0 की स्टेट में है। तो ये दोनों प्रोसेस क्या होंगे? अगर कॉपर आयन का कॉपर में कन्वर्शन देखेंगे तो यहाँ पे +2 से 0 की स्टेट में जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका रिडक्शन। और अगर जिंक का 0 से +2 की स्टेट में जाएगा तो हम बोलेंगे कि ये प्रोसेस होगा आपका ऑक्सीडेशन। ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियस होते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि सिर्फ रिडक्शन हो रहा हो, या ऐसा कभी भी नहीं होगा सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा हो।
अगर किसी का रिडक्शन हो रहा है तो किसी का ऑक्सीडेशन भी होगा, क्योंकि जब ऑक्सीडेशन होगा तभी इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तभी आप इलेक्ट्रॉन गेन कर रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये कैसा रिएक्शन है, इसके अंदर आप ऑक्सीडेशन भी देख सकते हैं, रिडक्शन भी देख सकते हैं। इस तरह का रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों आपको मिल रहा है, इस तरह की रिएक्शन का जो कॉमन नेम होता है इसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। तो रिडॉक्स रिएक्शंस वो होंगी जिसके अंदर ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व होगा। मैं यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, मैं ऑरल बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। रिडॉक्स रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होंगे जिसमें ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व होगा और रिडक्शन में इन्वॉल्व होगा। चाहे तो शॉर्ट में लिख सकते हैं, इट इन्वॉल्व्स both oxidation and reduction. So such type of reaction is called redox reaction. Let's हमें इस redox reaction में आइडेंटिफाई करना है कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। वापस अगर देखें अपन, जिंक प्लस कॉपर आयन गिविंग कॉपर प्लस जिंक आयन। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे कौन रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगेन आप देख सकते हैं ये प्रोसेस कॉपर आयन टू कॉपर, ये प्रोसेस आपका रिडक्शन था, और जिंक टू जिंक आयन, ये प्रोसेस आपका ऑक्सीडेशन था। ऐसा एलिमेंट जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहाँ पे जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर ये खुद ऑक्सीडाइज होगा तो जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। हम यहाँ पे बोल सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो इसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि अगर ये खुद ऑक्सीडाइज होगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो सामने वाला इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा, वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। और यहाँ पे जो कॉपर आयन होगा, इसका खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्योंकि रिड्यूस हो रहा है, और जिसका खुद का रिडक्शन होगा वो कहलाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट, और इसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट। आई थिंक से क्लियर हो रहा होगा, ये डेफिनेशन एकदम क्लियर होनी चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद क्या होगा, रिड्यूस। रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो सामने वाले को रिड्यूस करेगा और खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज। ये कुछ एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन ऑक्सीडेशन है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन आपका रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये सारी रिडॉक्स रिएक्शंस हैं। रिडॉक्स रिएक्शंस मतलब जिनमें आपका रिडक्शन भी हो रहा है और जिनमें आपका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो अगर अपन आइडेंटिफाई करें तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि किसका रिडक्शन हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है। और ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आयरन पे अगर चार्ज 2+ है तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ही होगा, यहाँ पे +3 होगा। और अगर ये +2 से +3 में जा रहा है तो डेफिनेटली ये प्रोसेस जो होगा ये होगा आपका ऑक्सीडेशन। और अगर ये ऑक्सीडेशन है, मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि जो फेरस होगा ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसको मैं RS से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट होगा। क्यों, क्योंकि जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वही आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और सीधी सी बात है, अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, क्योंकि एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो एक आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। फिर भी वेरीफाई कर सकते हैं कैसे, आप अगर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो यहाँ पर ये +7 की स्टेट में आएगा, कैलकुलेट करके देख लेना। अगर आप यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो ये +2 की स्टेट में है। तो मैग्नीज अगर +7 से +2 की स्टेट में आ रहा है तो इसका खुद का क्या हो रहा है इसका खुद का रिडक्शन हो रहा है। अगर ये खुद रिड्यूस होगा तो डेफिनेटली कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन है जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस होगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि सामने वाला कौन है, दूसरा एलिमेंट फेरस को ऑक्सीडाइज कर रहा है फेरिक में, तो सामने वाले को अगर ऑक्सीडाइज करेगा तो डेफिनेटली ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऐसा भी सोच सकते हैं कि इसका खुद का रिडक्शन हो रहा है, तो जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो कहलाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली नीचे वाले केस में अगर देखें, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा यहाँ पे +6। एक्स वाले मेथड से जो भी हमने देखा था करके देखेंगे अपन उसको, मतलब करके देख सकते हैं आप। ऑक्सीलेट में अगर आप देखें तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट आता है +3। एक्स वाले मेथड से आप अपना के ट्राई करके देख सकते हैं। एक्स मान लेना, कैसे, जैसे अगर एक्स मान लेंगे तो यहाँ पे नेट आ जाएगा 2x, ऑक्सीजन पे -2 होता है तो 2x - 8 विल बी -2। करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि +3 चार्ज आएगा। CO2 पे चार्ज आएगा +4 कार्बन के अंदर, और इस क्रोमियम के ऊपर डेफिनेटली आपका +3। तो क्रोमियम आपका यहाँ पे +6 से +3 में जा रहा है। इसका मतलब इसका खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन। अगर यहाँ पर ये रिड्यूस हो रहा है क्रोमियम, इसमें अगर यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है
तो अगर इसका खुद का रिडक्शन होगा तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि ये आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों? अगर इसका खुद का रिडक्शन होगा तो इस सामने वाले को डेफिनेटली ऑक्सीडाइज करेगा। यहाँ पर अगर कार्बन की बात की जाए तो +3 से +4 में जा रहा है, मतलब ये आपका ऑक्सीडेशन है। और अगर ये ऑक्सीडेशन है तो ये खुद कैसे बिहेव करेगा? इट विल बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। जो ऑक्सीडाइज होगा खुद वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो खुद रिड्यूस होगा वो कहलाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेचर केस में अगर बात करें अपन आइडेंटिफाई करना है कि कौन ऑक्सीडाइज होगा कौन रिड्यूस होगा। क्लोरीन अगर देखें तो यहाँ पे +7 की स्टेट में, क्लोरीन आपको यहाँ पे -1 की स्टेट में, नाइट्रोजन आपको यहाँ पे +3 की स्टेट में, नाइट्रोजन आपको यहाँ पे +5 की स्टेट में। क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? अगर नाइट्रोजन +3 से +5 में जा रहा है तो ये खुद हो रहा है ऑक्सीडाइज, और जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है वो कहलाता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। क्लोरीन की बात करें +7 से -1 में जा रहा है, तो क्लोरीन का +1 से -1 में प्रोसेस, ये प्रोसेस होगा आपका रिडक्शन। अगर इसका खुद का रिडक्शन होगा तो ये कंपाउंड या ये स्पीशीज कहलाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा। कैसे? जिसका खुद का रिडक्शन होगा, जिसका खुद का रिडक्शन होगा वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस होता है। और रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो सामने वाले को रिड्यूस करेगा और खुद का इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो इस तरह से हम किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा। आगे बढ़ने से पहले एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और नोट करते हैं हम लोग। देखते हैं यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट इज एन एलिमेंट इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट या हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक ऐसा एलिमेंट जो कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में है वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्यों ऐसा होगा? सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एग्जांपल्स कैसे हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डाइक्रोमेट का Cr2SN-2, यहाँ पे क्रोमियम आपका +6 है। क्रोमियम के बारे में भी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी और बोला था कि क्रोमियम का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही होता है। MnO4- इसमें मैंगनीज +7 की स्टेट में जो कि इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। Cl4- में क्लोरीन आपका +7 की स्टेट में होगा जो कि इसका हाईएस्ट होगा। तो ये ऐसे कंपाउंड है जिसमें एलिमेंट अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हम क्लेम कर रहे हैं कि ये ऑलवेज एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे ही बिहेव कर सकते हैं। क्यों? देखो सीधी सी बात है, अगर ये अपने ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसका मतलब ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते। अगर ऑलरेडी +6 की स्टेट में है तो क्या इसका फर्दर ऑक्सीडेशन है? हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हाईएस्ट में। ऑलरेडी अगर हाईएस्ट में होगा तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज तो होंगे नहीं। इनका खुद का क्या होगा? अगर ये खुद ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते तो इनका खुद का सिर्फ रिडक्शन हो सकता है, और अगर ये खुद रिड्यूस होंगे तो डेफिनेटली सामने वाले को ये ऑक्सीडाइज करेंगे। आई थिंक सो सिंपल सी बात है, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। अगर ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो खुद फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते, इनका खुद का रिडक्शन होगा, और अगर इनका खुद का रिडक्शन होगा तो इस सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेंगे। तो ऐसे एलिमेंट जो खुद को रिड्यूस कर सामने वाले को ऑक्सीडाइज करते हैं वो आपके कहलाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंस ये रिड्यूस ही हो सकते हैं तो ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज ही करेंगे, दे विल ऑलवेज एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एकदम सिमिलर मैनर में अगर बात करें, कोई एलिमेंट अगर अपने लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो कैसे बिहेव करेगा? लोवेस्ट का मतलब इससे नीचे फर्दर नहीं जा सकता। जैसे IMNS की बात करें, हैलोजेंस, यहाँ पे लोवेस्ट होता है या मिनिमम होता है आपका -1। सल्फाइड की बात करें ऑक्सीजन फैमिली, यहाँ पे मिनिमम आपका -2 होता है। H2S में अगर देखें तो इसमें भी सल्फर आपका -2 की स्टेट में। तो यहाँ पर एलिमेंट अपने लोवेस्ट या मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, अगर ये मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में तो क्या इनका फर्दर रिडक्शन पॉसिबल है? क्या इनका ऑक्सीडेशन नंबर फर्दर नीचे गिर सकता है? नहीं। ये ऑक्सीडेशन नंबर फर्दर डिक्रीज नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी लोवेस्ट पर है, ऑलरेडी मिनिमम पर है। क्या हो सकता है? ये सिर्फ अपना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। अगर इनका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो इनका खुद का ऑक्सीडेशन होगा, और अगर इनका खुद का ऑक्सीडेशन होगा तो डेफिनेटली सामने वाले को रिड्यूस करेंगे। तो ऐसे एलिमेंट जो ऑलरेडी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो खुद सिर्फ ऑक्सीडाइज होंगे, अगर खुद ऑक्सीडाइज होंगे तो सामने वाले को रिड्यूस करेंगे, और अगर सामने वाले को रिड्यूस करते हैं तो दे विल ऑलवेज एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर एलिमेंट ना हाईएस्ट में है ना लोवेस्ट में बल्कि इंटरमीडिएट में, इंटरमीडिएट मतलब ना हाईएस्ट है ना लोवेस्ट है, बीच का कुछ तो स्टेट है। जैसे अगर आप पे देखें नाइट्रोजन आपका +3 की स्टेट में होता है, नाइट्रोजन फैमिली में हाईएस्ट +5 होता है और लोवेस्ट आपका -3 होता है, तो +3 ना हाईएस्ट है ना लोवेस्ट। SO3 में अगर बात करें तो यहाँ पे सल्फर +4 की स्टेट में हाईएस्ट +6 होता है, लोवेस्ट -2 होता है, ना हाईएस्ट है ना लोवेस्ट है। अगर ये इंटरमीडिएट स्टेट में है तो इनका बिहेवियर
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा भी हो सकता है और इनका बिहेवियर रिड्यूसिंग एजेंट जैसा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ये खुद ऑक्सीडाइज होंगे, इनका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। अगर ये खुद ऑक्सीडाइज होंगे तो सामने वाले को रिड्यूस करेंगे, इनका रिडक्शन भी पॉसिबल है। अगर ये खुद रिड्यूस होंगे अगर ये खुद रिड्यूस होंगे तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेंगे और इनका खुद का फर्दर ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल है। अगर ये खुद ऑक्सीडाइज होंगे तो सामने वाले को ये रिड्यूस करेंगे। सल्फाइड में अगर देखें इंटरमीडिएट है, अगर खुद ऑक्सीडाइज होगा तो सामने वाले को रिड्यूस करेगा, अगर खुद रिड्यूस होगा तो सामने वाले को ये ऑक्सीडाइज करेगा। तो इंटरमीडिएट में तो खुद रिड्यूस भी हो सकते हैं, ऑक्सीडाइज भी हो सकते हैं, और अगर खुद रिड्यूस और ऑक्सीडाइज हो सकते हैं तो सामने वाले को भी ऑक्सीडाइज और रिड्यूस कर सकते हैं। इसका मतलब इनका जो बिहेवियर होगा वो दोनों तरीके से पॉसिबल है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कोई एलिमेंट कब कैसे बिहेव करता है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, अगर लोवेस्ट में है तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, अगर इंटरमीडिएट में है तो इनका बिहेवियर दोनों तरीके से हो सकता है। तो बच्चों आज का जो अपना होमवर्क होगा वो होगा एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में सेक्शन एच रिमेनिंग विच इज प्रॉब्लम सेकंड एंड थर्ड। सेक्शन एफ में आपको करना है। पार्ट 2 में भी रिमेनिंग सेक्शन एच विच इज प्रॉब्लम नंबर 2, 4, 7 और सेक्शन एफ आपको कंप्लीट करना है। इसके अलावा मैं आपको एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 पार्ट 2 के कंसंट्रेशन टर्म्स के जो रिमेनिंग सवाल है वो दे रहा हूँ। तो पार्ट 1 में आपको करना है 13 to 18 और पार्ट 2 में आपको करना है 12 to 16। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टर्न पर।